हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल हिंदुस्तान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर हम लोग कंप्यूटर की मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर मेमोरी रेफर्स टू द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड बाय द कंप्यूटर्स टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर इमीडिएट और लॉन्ग टर्म यूज। यानी कि कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसको कंप्यूटर यूज करता है किसके लिए, टू स्टोर द इंस्ट्रक्शंस एंड द डेटा, जो उसको इमीडिएट चाहिए होंगी या उसको फिर वो लॉन्ग टर्म या बाद में चाहिए होंगी। अगर मेमोरी की बात करें तो जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर भी फंक्शन क्या है हमारा, कि हम लोगों की भी एक मेमोरी होती है और उस मेमोरी में हम सारा इंफॉर्मेशन या डेटा अपना स्टोर करके रखते हैं। सिमिलरली हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर भी ऐसा ही होता है कि वहाँ पे भी एक कंप्यूटर मेमोरी होती है, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि मेमोरी को स्टोर करके रखता है। अगर कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो ये किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का क्रूशियल पार्ट होता है, यानी कि इसके बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। और यही जो मेमोरी है ये क्या करती है, जो भी इंस्ट्रक्शंस या जो भी डेटा कंप्यूटर के सीपीयू को एग्जीक्यूट होने के लिए चाहिए होगा, वो सारे का सारा यहीं से आएगा। कहाँ से? मेमोरी से ही आएगा। अगर हम लोग मेमोरी की बात करें तो मेमोरी कंप्यूटर के अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शंस को टेम्पररी भी स्टोर करके रखती है और परमानेंटली भी स्टोर करके रखती है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में भी मेमोरी है। हमारी बॉडी की मेमोरी का काम क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस को सेव करके रखना। जैसे मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आपकी मेमोरी में जा रहा है, सेव होता जा रहा है। सिमिलरली जब आप कंप्यूटर्स में काम करते हो तो आपको भी डेटा जो है वो स्टोर करना पड़ता है, और वो स्टोरेज का काम किसका होता है? वो स्टोरेज का काम होता है मेमोरी का। अगर कंप्यूटर के मेमोरी सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम के अंदर जो मेमोरी है वो हमने दो टाइप्स में डिवाइड की हुई है। पहली है प्राइमरी या मेन मेमोरी, दूसरी है सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। लेट्स डिस्कस वन बाय वन कि प्राइमरी या मेन मेमोरी क्या है और सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमरी मेमोरी से। अगर प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस और डेटा बार बार चाहिए होता है अपने अंदर स्टोर करके रखता है। यानी कि जितना भी डेटा, जितना भी इंस्ट्रक्शंस सीपीयू को एग्जीक्यूशन में चाहिए होंगी, वो सारी की सारी वो कहाँ से लेगा? वो लेगा प्राइमरी मेमोरी से। अगर हम लोग प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो फास्टर मेमोरी है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी, बिकॉज जो प्राइमरी मेमोरी है इट इज़ डायरेक्टली असेस्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से साइज में कम होती है। ठीक है। अब ये जो प्राइमरी मेमोरी है इट इज अगेन फर्दर क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ मेमोरीज। सो पहली जो टाइप है प्राइमरी मेमोरी की वो है परमानेंट या फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी, दूसरी है टेम्पररी और वोलेटाइल मेमोरी। और वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल वो मेमोरी होती है जो अपना सारा डेटा जो है वो लॉस कर जाती है। जितना भी उसके अंदर डेटा होता है वो सारा लॉस हो जाता है जब उसमें से पावर कट होता है। सपोज आपकी मेमोरी में कोई इन्फॉर्मेशन है, जैसे ही पावर कट हुई वो सारे का सारा डेटा उड़ गया, वो चला गया। वो कहाँ? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोलाटाइल इन नेचर। प्राइमरी मेमोरी भी दो तरह की होती है, एक परमानेंट होती है, एक होती है टेम्पररी। परमानेंट या नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर आती है रोम, और टेम्पररी और वोलेटाइल मेमोरी के अंदर आती है रैम और कैचे मेमोरी। अगर हम लोग रोम की बात करें, ये भी तीन तरह की होती है, PROM, EPROM, EEPROM। रैम दो तरह की होती है, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। लेट्स डिस्कस वन बाय वन कि ये सब टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या है और इनकी क्या क्या फंक्शंस और फीचर्स हैं। नो, पहली टाइप क्या है प्राइमरी मेमोरी की? वो है टेम्पररी या फिर वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी। और वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? अभी बताया मैंने आपको कि वो मेमोरी जो अपने डेटा को लॉस कर देती है जब उसमें से पावर को निकाल दिया जाए। अगर पावर लॉस हो गया, सारा का सारा डेटा उड़ जाएगा। कहाँ से? एक टेम्पररी या वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी से।
अब कंप्यूटर के अंदर कौन सी वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी होती है? सो पहली जो वोलेटाइल मेमोरी कंप्यूटर के अंदर होती है वो होती है रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम का पर्पस क्या है? रैम का काम होता है कि ये जितना भी डेटा और प्रोग्राम्स करंटली एक्टिव स्टेट में होते हैं या फिर जिनको सीपीयू रन कर रहा होता है, वो सारे के सारे कहाँ लोड होते हैं? रैम के अंदर। रैम की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये वोलेटाइल इन नेचर होती है, मतलब ये अपना सारा कंटेंट जो है वो लॉस कर देती है जब हम इसमें से पावर को निकाल देते हैं। रैम हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है डायनामिक रैम, एक होती है स्टैटिक रैम। अगर हम लोग डायनामिक रैम की बात करें जिसको हम डी रैम भी कहते हैं, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रैम जो कि आपको आपके सीपीयू जो कि आपको आपके कंप्यूटर्स में मिल जाएगी, लैपटॉप्स में मिल जाएगी, डेस्कटॉप्स में मिल जाएगी, हर जगह आप यहाँ पे भी जाओगे आपको ये कॉमनली देखने को मिल जाएगी। और डायनामिक रैम के अंदर हम लोगों को एक काम करना पड़ता है, वो क्या कि हमें यहाँ पे बार बार रिफ्रेशिंग की ज़रूरत पड़ती है। रिफ्रेशिंग क्या है? एक टेक्निक है जिसके थ्रू क्या होता है कि ये जो डायनामिक रैम है ये बनी होती है कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स की। ये बनी होती है कैपेसिटर्स या फिर ट्रांजिस्टर्स की। और इन ट्रांजिस्टर्स का एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ये है कि ये कुछ समय के बाद अपना चार्ज जो है वो लूज कर देते हैं। और उस चार्ज को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि एक बार अगर वो चार्ज निकल गया तो इसका सारा डेटा भी निकल जाएगा, उस चार्ज को चार्ज रखने के लिए यहाँ पे हमें बार बार रिफ्रेशिंग करनी पड़ती है। और ये जो रैम्स होती हैं 1 सेकंड के अंदर हजारों टाइम्स रिफ्रेशिंग करती हैं। दूसरी है स्टैटिक रैम, एस रैम। ये फास्टर रैम होती है, मोर एक्सपेंसिव, और इसका यूज़ कहाँ होता है? कैचे मेमोरी या फास्टर मेमोरीज को बनाने के लिए। एंड देन कैचे मेमोरी क्या होती है? कैचे मेमोरी एक स्मॉल मेमोरी होती है जो कि सीपीयू के नज़दीक रखी गई होती है। जब हम लोग मेमोरी हायरार्की को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैचे मेमोरी हमने क्यों बनाई और इसको कहाँ पे प्लेस किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेमोरीज। अब कंप्यूटर के सीपीयू को जो इंस्ट्रक्शंस बार बार चाहिए होती हैं वो कहाँ पड़ी होती हैं? रैम के अंदर। यानी कि फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इनसाइड द रैम ऑफ ए कंप्यूटर। अब उसमें से भी फ्रिक्वेंटली, अब वो जो फ्रिक्वेंटली इंस्ट्रक्शंस है उसमें से भी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो इंस्ट्रक्शंस है वो जो सीपीयू को चाहिए होंगी वो कहाँ स्टोर होंगी? वो स्टोर होती हैं कैचे मेमोरी के अंदर। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द कैचे मेमोरी। और कैचे मेमोरी के बाद भी एक और मेमोरी होती है उसको कहते हैं रजिस्टर्स। वो आगे हम लोग इसी लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी तरह की जो प्राइमरी मेमोरी है हमारे पास वो है परमानेंट या फिर नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अब हम लोग परमानेंट या नॉन वोलेटाइल मेमोरी की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? वो प्राइमरी मेमोरी जो पावर लॉस होने पर अपना डेटा लॉस ना करे, यानी कि उसमें जो डेटा हम लोगों ने एक बार डाल दिया वो नहीं निकलेगा। दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी नॉन वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी। और प्राइमरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर क्या आता है? उसमें आती है रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि एक ऐसी मेमोरी जिसमें से हम सिर्फ रीड ही कर सकते हैं। अब क्यों हमने इसको बनाया और कहाँ पे इसका यूज़ होता है? इसका काम होता है कि स्टार्टिंग में कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जिन फर्मवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होना होता है वो सारे के सारे कहाँ? इस रोम के अंदर पड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं कि जब हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे एक फर्मवेयर है बूट लोडर। बूट लोडर का काम क्या होता है? बूट लोडर का काम होता है बूटिंग को इनिशिएट करना। बूटिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि बाय डिफॉल्ट सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी के अंदर पड़ा होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज से निकाल के आपको प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम के अंदर लेके आना है। वो जो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है वो कहाँ पड़ा होता है? वो पड़ा होता है रोम के अंदर, यानी कि रीड ओनली मेमोरी के अंदर। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। और नॉन वोलेटाइल इन नेचर का मतलब क्या हो गया कि जब हम इसमें से पावर निकाल लेंगे ये अपना डेटा कभी भी लॉस नहीं करेगा, वो परमानेंट रहेगा। रोम अगेन आगे तीन तरह की होती है।
फर्स्ट वन इज PROM, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि हम सिर्फ इसको एक बार ही प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी एक बार तो डेटा डाल दिया, हम फिर कभी भी उसको इरेज नहीं कर पाएंगे। दूसरा होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, जिसमें हम लोग डेटा जो है उसको इरेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द यूवी लाइट, और फिर हम उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और तीसरी मेमोरी क्या है, वो है EEPROM, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेज्ड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM की बात करें अगर, तो हम लोग इसमें जो डेटा होता है उसको इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, और देन इलेक्ट्रॉनिकली हम उसको क्या कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं। आज की डेट में हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, मोबाइल्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फर्मवेयर सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सारे के सारे EEPROM मेमोरी के अंदर ही स्टोर किए जाते हैं। देन हमारे पास है सेकेंडरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी का काम क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी का काम होता है कि डेटा को लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके रखना, यानी कि आज सेव किया आप उसको 5 साल 10 साल के बाद भी रिट्रीव कर सकते हो। और सेकेंडरी मेमोरी हमेशा नॉन वोलेटाइल ही होगी, क्यों, क्योंकि इसमें एक बार डेटा डाल दिया, जब तक हम खुद मैन्युअली उसको रिमूव नहीं करें वो नहीं निकलेगा। अगर हम लोग सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो ये प्राइमरी मेमोरी से स्लो होती है, लेकिन ये कैपेसिटी में प्राइमरी मेमोरी से ज़्यादा होती है। अगर हम किसी कंप्यूटर की बात करें सिंपल, तो जब हम उसको लेने जाते हैं तो उसमें भी दो मेमोरी मिलती है हम लोगों को, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। उस प्राइमरी में क्या होता है, रैम। हम लोग क्या देखते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी चेक करते हैं, एक सेकेंडरी मेमोरी चेक करते हैं। प्राइमरी मेमोरी में हम चेक करते हैं कि कंप्यूटर की रैम कितनी है, वो हमेशा आपको 4 GB 8 GB इतनी मिलेगी। सेकेंडरी मेमोरी में हम चेक करते हैं कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि उसमें हार्ड डिस्क लगी है कि SSD लगी है, और उस हार्ड डिस्क या SSD की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, वो हमेशा 500 GB 1 TB इतनी ही होती है। और इसकी एक और करेक्टरिस्टिक क्या है कि ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है, यानी कि एक बार डेटा इसके अंदर हमने डाल दिया वो परमानेंट सेव होगा, जब तक हम उसको निकालेंगे नहीं वो वहां से नहीं निकलेगा। अगर हम लोग सेकेंडरी या एक्सिलरी मेमोरी की टाइप्स की बात करें तो बेस्ड ऑन इट्स असेस मेथड्स, कि किस तरीके से हम उसके अंदर जो डेटा और इन्फॉर्मेशन पड़ी है उसको रिट्रीव कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, उसके बेसिस के ऊपर हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारे पास सिक्वेंशियल असेस, दूसरी है डायरेक्ट असेस। लेट्स डिस्कस वन बाय वन कि सिक्वेंशियल असेस क्या होती है और सिक्वेंशियल असेस के अंदर कौन कौन सी सेकेंडरी मेमोरी की डिवाइसेस होती हैं, और डायरेक्ट असेस क्या होती है, और डायरेक्ट असेस के अंदर कौन कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी डिवाइसेस सेकेंडरी वाली होती है। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें सेकेंडरी मेमोरी की या ऑक्सिलरी मेमोरी की, तो हमने इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया है। वन इज सिक्वेंशियल असेस, सेकंड वन इज डायरेक्ट असेस। अब सिक्वेंशियल असेस में क्या होता है हम डिस्कस करेंगे आगे कि सीक्वेंस में 1 बाय 1 डेटा जो है रिट्रीव किया जाता है। इसकी सिर्फ एक ही टाइप है, वो है मैग्नेटिक टेप। डायरेक्ट असेस की बात करें, डायरेक्ट असेस सेकेंडरी स्टोरेज को हमने आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा है ऑप्टिकल डिस्क, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस। मैग्नेटिक डिस्क फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड की गई है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क आगे 3 टाइप्स में डिवाइड की गई है, वन इज जिप डिस्क, विंचेस्टर डिस्क एंड द डिस्क पैक। ऑप्टिकल डिस्क की अगर बात करें, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू ब्लू-रे डिस्क, CD-ROM, CDR, CDRW एंड द DVD। अगर इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें, ये अगेन 2 तरह में डिवाइड है, वन इज फ्लैश मेमोरी एंड मेमोरी कार्ड, यानी कि चिप मेमोरी। अब वन बाई वन हम लोग इसको देखते हैं कि कौन सी मेमोरी में क्या क्या होता है, क्या खासियत है, क्या ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सिक्वेंशियल असेस की। सिक्वेंशियल असेस की अगर हम लोग बात करें तो सिक्वेंशियल असेस जो है वो एक सेकेंडरी मेमोरी की टाइप है। ये असेस करने का एक तरीका होता है जिसमें क्या होता है, डेटा जो होता है वो एक लीनियर और ऑर्डर्ड फैशन में निकाला जाता है।
इसमें क्या होता है कि अगर सपोज आपको डेटा का एक स्पेसिफिक पीस निकालना है तो आपको पूरे डेटा से गुजर के जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको डायरेक्टली असेस कर पाओगे। ऐसा आपको कहाँ मिलता था? ऐसा होता था पुरानी जो कैसेट्स होती थी, ओल्ड म्यूजिक प्लेयर की कैसेट्स इस तरीके से होती थी, एंड ये शायद आपने देखी होंगी। अब इनमें क्या होता था, एक मैग्नेटिक रोल पड़ा होता था। अब वो मैग्नेटिक रोल में क्या होता था, आपका सारा इन्फॉर्मेशन डेटा पड़ा होता था, और उसको रीड करने के लिए हमारे पास क्या होता था कि रीड हेड होता था, जो कि उस रील को क्या करता था, रीड करता था। अब सपोज उसमें 10 गाने हैं, तो एक आपके पास कैसेट थी पुरानी, उसमें 10 सॉन्ग्स थे। आपको क्या करना है, पहला सॉन्ग नहीं सुनना, दूसरा सुनना है, दूसरा नहीं सुनना, चौथा सुनना है। तो उसमें कुछ कंडीशन में क्या होगा, आप डायरेक्टली फोर्थ सॉन्ग के ऊपर नहीं जा पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट सॉन्ग सुनना पड़ेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अगर फॉरवर्ड भी करोगे तो उसको जल्दी जल्दी पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से फिर जाके हम चौथे के ऊपर पहुंचेंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल असेस। सिक्वेंशियल असेस के अंदर एक ही तरह की स्टोरेज डिवाइस हमारे पास अवेलेबल है, वो है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे सिक्वेंशियली डेटा को असेस किया जाता है। कैसे, रीड और राइट हेड जो होता है वो उस मैग्नेटिक रोल को रोल करके 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 कर करके रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसका यूसेज कहाँ होता है, इसे यूज फॉर द लार्ज स्केल बैकअप्स, या फिर आर्काइविंग, जहाँ पे हमें डेटा आर्काइव करके सेव करना हो, या फिर डेटा को ट्रांसफर करना हो, क्योंकि इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और इसकी पर गीगाबाइट कॉस्ट जो है बड़ी कम होती है। हाउएवर आज की डेट में इसका इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आज की डेट में इस मेमोरी को रिप्लेस कर दिया हुआ है नई टाइप्स की मेमोरी से। तो ये थी क्या, सिक्वेंशियल असेस टाइप ऑफ मेमोरी इनसाइड द सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट असेस। अब डायरेक्ट असेस क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ असेस जो कि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है। डायरेक्ट असेस में क्या होता है कि हम लोग किसी भी पीस ऑफ डेटा को डायरेक्टली असेस कर सकते हैं, और वो भी उसी समय। हमें कोई ज़रूरत नहीं है ये चीज़ ध्यान में रखने की कि वो डेटा उस स्टोरेज डिवाइस के किस पार्ट के अंदर फिजिकली पड़ा हुआ है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक सॉन्ग, एक वीडियो लोड करते हो, वो सपोज 1 आवर का वीडियो है, आप सीधा उसको जैसे ही ओपन करोगे आप 15 मिनट डायरेक्टली प्ले करा सकते हो, आप उसको 50 मिनट के ऊपर डायरेक्टली प्ले करा सकते हो। आपको ये ध्यान में नहीं रखना कि वो 50 मिनट वाला पोर्शन फिजिकली कहाँ लोकेटेड है, आपका ऐसे साथ कोई कंसर्न नहीं है। आपका सिर्फ एक ही कंसर्न है, और वो कंसर्न ये है कि आपको यहाँ से उसको असेस करना है, आप वहाँ से उसको असेस कर सकते हो। आपको ये नहीं देखना कि वो फिजिकली कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आता है, पहली टाइप जो डायरेक्ट असेस के अंदर आती है वो है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में क्या होता है, डेटा कैन बी असेस डायरेक्टली विदाउट रीडिंग ऑल द प्रीसीडिंग डेटा। हमें प्रीवियस डेटा को रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्टली उसको असेस कर लेते हैं। अब इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप्स में आती है एक फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के आगे मैंने हिस्टोरिकल इसलिए लिखा हुआ है कि आज डेट में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क एक लो कैपेसिटी और रिमूवेबल मैग्नेटिक स्टोरेज टाइप ऑफ मेमोरी थी हमारे पास, जो कि पास्ट में हम लोग यूज़ करते थे इन द 1970s या 80s के अराउंड। देन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है आज के डेट में भी बड़े सारे कंप्यूटर्स की मेन स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, और ये क्या करती है, इट यूजेस स्पिनिंग मैग्नेटिक प्लेटर्स। इसमें क्या होता है, एक हेड लगा होता है, वो घूमता है, रीड कर घूमता है, और घूम के वो सारा डेटा जो है वो निकाल के लेके आता है। अब इसकी भी आगे टाइप्स हैं, एक है जिप डिस्क जो कि हिस्टोरिकल है, जिसकी कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा होती थी। देन विंचेस्टर डिस्क, ये अर्ली टाइप की एक टेक्नोलॉजी है हार्ड डिस्क को बनाने की। एंड देन डिस्क पैक, जिसमें हमारे पास मल्टीपल डिस्क को हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। सपोज एक डिस्क ली, दूसरी ले ली, तीसरी ले ली, चौथी ले ली, 5 डिस्क को इकट्ठा कर लिया, ये क्या बन गया, मेरा एक डिस्क पैक बन गया। देन हमारे पास अगली मेमोरी है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या है, इट इज़ ए मेमोरी। कौन सी मेमोरी है ये मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी के अंदर डायरेक्ट एक्सेस और उसके अंदर ऑप्टिकल डिस्क।
अगर ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो ये क्या करती है, इट यूजेस द लेजर्स, किसके लिए, रीड ऑपरेशन करने के लिए और राइट ऑपरेशन करने के लिए। रीड ऑपरेशन क्या होता है, रीड होता है जब आप लोग किसी भी स्टोरेज से डेटा को निकाल रहे हो, और राइट क्या होता है जब आप उसके अंदर डेटा को डाल रहे हो। जब निकाल रहे हो वो है रीड, जब डाल रहे हो वो है राइट ऑपरेशन। देन ऑप्टिकल डिस्क के अंदर क्या क्या आती है, पहली टाइप की डिस्क आती है ब्लूरे डिस्क। ब्लूरे हाई डेफिनेशन वीडियोस या डेटा को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है और इनकी कैपेसिटी भी हाई होती है। देन CDROM यानी कि कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें क्या होता था कि जब इस डिस्क को बनाया जाता था उसी समय जो डेटा डाल दिया वही डेटा इसके अंदर रहता था, और कोई भी डेटा हम इसके अंदर बाद में नहीं डाल सकते थे। देन CDR, इसमें क्या होता था, इसमें भी यही होता था कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग के बाद डेटा नहीं डाला जाता था, लेकिन जब डेटा डाला जाता था सिर्फ एक ही बार हम लोग इसमें डेटा डाल सकते थे, बार बार डेटा इसमें डाला नहीं जाता था। देन वी हैव CDRW। RW का मतलब रीड और राइट, R का मतलब ओनली रीड, इसमें रीड हो सकता है सिर्फ, इसमें रीड भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कंपैक्ट डिस्क री राइटेबल। इसमें हम लोग रिटर्न भी कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। देन डीवीडी, डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये इसकी कैपेसिटी सीडी से ज़्यादा होती है, तो इसको हम लोग यूज़ करते थे मूवीज़ और डेटा में। ऐसे जो नॉर्मल सीडी मैंने देखी हुई है उसकी ऑलमोस्ट मुझे याद है 700 MB के अराउंड क्या होती थी, सीडी का साइज़ होता था। और ये जो डीवीडी होती थी ये 4.7 GB या समथिंग इस तरीके से इसमें जीबीज में डेटा स्टोर किया जाता था, इसमें एमबीज में डेटा स्टोर किया जाता है। होवेवर आज की डेट में भी हम लोग सीडीज या डीवीडी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि रेयर चांस ही होगा कोई इसको यूज़ करेगा, वरना आज की डेट में हम लोग इससे अगली वाली मेमोरीज का ही इस्तेमाल करते हैं। और वो है सारी की सारी कौन सी मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डायरेक्ट एक्सेस की टाइप है, जो कि फर्दर टाइप है सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी की। अगर इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी की हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी वो कैटेगरी है कंप्यूटर की जो इंफॉर्मेशन को सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिस के ऊपर सेव करके रखती है, यानी कि इसके अंदर कोई भी मूविंग मैकेनिकल पार्ट नहीं होता था। अर्ली जितनी भी हमारे पास हार्ड डिस्क थी उसमें क्या लगा होता था, एक मूविंग हेड लगा होता था, और वही मूविंग हेड जो था वो घूम 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 के डेटा को निकालता था। और इन हार्ड डिस्क का एक ड्रॉबैक भी होता था कि बड़ी बार आपने देखा होगा कि आपने हार्ड डिस्क बेस कोई कंप्यूटर लिया, जब स्टार्टिंग में उसको यूज़ कर रहे हो वो बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन आफ्टर 2 इयर्स 3 इयर्स के यूज़ के बाद क्या हुआ, वो स्लो हो गया। स्लो इसलिए नहीं हुआ कि हमारा आपका कंप्यूटर पुराना हो गया, नो, स्लो इसलिए हुआ कि उस हार्ड डिस्क का जो ये मूविंग हेड था ये घूम 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 के घिस गया, और अब इसके अंदर वो पावर, वो क्षमता नहीं रही जो स्टार्टिंग में हुआ करती थी। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर पहली मेमोरी आती है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी के अंदर आती है पेन ड्राइव, यूएसबी ड्राइव, एसएसडी और एनवीएमई। ये पोर्टेबल मेमोरीज होती हैं, ये सॉलिड स्टेट ड्राइव डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। और ये फ्लैश मेमोरी चिप्स का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है। यूज होता है डेटा ट्रांसफर का, बैकअप का और पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम का। हाउएवर आज की डेट में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जो भी आप नया लैपटॉप कुछ भी मार्केट से परचेज करोगे, उसमें जा तो आपको एसएसडी मिलेगी, जा तो आपको एनवीएमई मिलेगी। एसएसडी की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। एनवीएमई की फुल फॉर्म होती है नॉन वोलाटाइल मेमोरी एक्सटेंशन। आज की डेट में हर एक कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप्स के अंदर जो आप परचेज कर रहे हो उसके अंदर एसएसडी और एनवीएमई का इस्तेमाल किया जा रहा है। देन हमारे पास है मेमोरी कार्ड या चिप्स। इनको हम बोलते थे कि ये नॉन वोलेटाइल टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस है जो कंपैक्ट है, छोटी सी है। जैसे आपने अपने मोबाइल में अगर मेमोरी कार्ड डाला होगा तो वो यही मेमोरी कार्ड, जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस की एक टाइप है।
यूज़ कहाँ होता था इसका? डिजिटल कैमरास के अंदर, स्मार्टफोन के अंदर, टैबलेट्स के अंदर, या फिर अदर पोर्टेबल डिवाइसेस के अंदर। तो ये था हमारा क्या, मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, दो तरह की, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अंडर प्राइमरी और सेकेंडरी को हमने डिटेल में पढ़ लिया कि कौन कौन सी मेमोरी दोनों के अंदर आती है। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट मेमोरी है, उसका नाम है रजिस्टर्स। अब ये रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स आर द टाइनी हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशंस डायरेक्टली विद इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इटसेल्फ। आज की डेट में रजिस्टर्स हम लोग ऐड नहीं करते हैं, आपका जो पूरा प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसके साथ में ही ये आते हैं। They are the fastest type of memory in a computer system and are used by the CPU to quickly store and access the data and instructions that it needs right now to perform operations. मैंने आपको कहा था कि रैम के अंदर वो वाली इंस्ट्रक्शन सेव होती हैं जो सीपीयू को एग्जीक्यूट करने के लिए बार बार चाहिए होती है। उन फ्रीक्वेंटली में से भी और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कैचे मेमोरी के अंदर होती है, और उससे भी और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कहाँ होती हैं? रजिस्टर्स के अंदर पड़ी होती है। अगर हम लोग इनकी लोकेशन की बात करें तो ये सीपीयू का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, ये सीपीयू के साथ ही अटैच होती है, एक्सटर्नल चिप्स नहीं आती। अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो ये सीपीयू की क्लॉक स्पीड के ऊपर काम करता है, और सीपीयू की क्लॉक स्पीड जो है वो गीगाहर्ट्ज में मेजर की जाती है। सीपीयू की फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज में मेजर की जाती है, और इन रजिस्टर्स की स्पीड भी गीगाहर्ट्ज में ही होती है। आगे आपको बताऊंगा कि लॉजिक क्या था इसका। एंड देन कैपेसिटी, इनकी साइज जो है ना बड़ा स्मॉल सा होता है, इट में भी 32 बिट 64 बिट इतना ही होता है, और ये वोलेटाइल होता है, यानी कि इसमें एक बार डेटा डाल दिया, पावर निकाल ली, डेटा निकल गया। इट इज आल्सो वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी। अब कुछ कंसेप्ट ऐसे होंगे जो आपको मेमोरी के समझ में नहीं आए होंगे, लाइक ये कहाँ क्यों रजिस्टर्स बनाए, क्यों कैचे मेमोरी बनाई, क्यों प्राइमरी सेकेंडरी का हमें इस्तेमाल किया। इस चीज़ को हम लोग क्लियर करेंगे अगले सेक्शन में, और वो सेक्शन है हमारी कंप्यूटर की मेमोरी हायरार्की। कंप्यूटर की मेमोरी हायरार्की समझने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमने रजिस्टर्स बनाए, क्यों कैचे मेमोरी बनाई, क्यों प्राइमरी मेमोरी हम लोगों ने बनाई। अब मेमोरी हायरार्की को बनाने का मेन जो मोटिव था हमारा वो क्या था? कंप्यूटर की तीन चीज़ों को कंट्रोल करना, एक स्पीड, दूसरी कॉस्ट, और तीसरी कैपेसिटी। यानी कि हमें कम कॉस्ट के अंदर हाई स्पीड और हाई कैपेसिटी वाले कंप्यूटर सिस्टम्स को बिल्ड करना था, इसलिए हमने मेमोरी हायरार्की को बनाया। अब ये है सीपीयू, और सीपीयू की स्पीड मेजर की जाती है, मैंने अभी बताया आपको, गीगाहर्ट्ज में। ये है प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी की स्पीड मेजर की जाती है मेगा हर्ट्ज के अंदर। तो ये मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज के बीच में क्या है? काफ़ी डिफरेंस है। अब कंप्यूटर के अंदर होता ये है कि जो भी आपने प्रोग्राम इंस्टॉल किए होते हैं, जो भी आपकी फाइल्स होती हैं, वो परमानेंट सेव कहाँ रहती हैं? वो परमानेंट रहती हैं सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। अब जैसे आपका कंप्यूटर ऑन हुआ, जो सीपीयू को एग्जीक्यूट करने के लिए बार बार इंस्ट्रक्शन चाहिए होंगी, वो सेकेंडरी स्टोरेज से लोड होके कहाँ आएंगी? वो आएंगी प्राइमरी मेमोरी के अंदर, प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम के अंदर, और यहाँ पे रैम काम करेगी। अब क्योंकि रैम की स्पीड मेगाहर्ट्ज में है और सीपीयू की स्पीड गीगाहर्ट्ज में है, तो यहाँ पे एक समस्या आ जाती है, और वो समस्या क्या है? समस्या ये आती है कि यहाँ पे देखो, एक टर्म टेक्नोलॉजी यूज होती है कि कंप्यूटर ने कितने मिस किए सीपीयू ने और कितने हिट किए। यानी कि सपोज सीपीयू को डेटा चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, अब जैसे सीपीयू ढूंढने के लिए गया कहाँ? रैम के अंदर, अगर उसको मिल गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? हिट, और नहीं मिला तो उसको बोलते हैं
मिस। अगर कंप्यूटर की सीपीयू की स्पीड गीगाहर्ट्ज में है और रैम की स्पीड मेगाहर्ट्ज में है तो चांसेस आर हाई कि हमारे हिट कम होंगे और मिस ज़्यादा होंगे। सो हम नहीं चाहते कि हमारे सीपीयू में मिस का जो रेट है वो बढ़े, इसलिए हमने इस मेमोरी हायरार्की को बनाया और बीच में दो मेमोरीज, एक रजिस्टर और कैचे मेमोरी को डाल दिया। और इसलिए डाला ताकि सीपीयू जो है मिस ना करे और हम लोग सीपीयू को 100% यूटिलाइज कर पाए। अल्टीमेट गोल क्या था हमारा? हमारा गोल एक ही था कि हमें स्पीड ज़्यादा चाहिए, कास्ट कम चाहिए और कैपेसिटी भी ज़्यादा चाहिए कंप्यूटर्स की। नाउ अब इसके बीच में क्या लगा दिया हमने? कैचे मेमोरी। सो सपोज आपने क्या करा, आपने एक सॉन्ग आपका पड़ा हुआ है सेकेंडरी में, उसको प्ले किया, वो लोड होके जाएगा प्राइमरी में, प्राइमरी से उसका भी जो फ्रिक्वेंटली पार्ट चाहिए होगा वो कैचे में, कैचे का भी उससे भी फ्रिक्वेंटली जो पार्ट चाहिए होगा वो रजिस्टर्स में, और रजिस्टर्स से क्या असेस करता है? सीपीयू असेस करता है। अब क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होती है, अच्छा, कैचे मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से फास्ट होती है और रजिस्टर्स उससे फास्ट होते हैं और सीपीयू की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। मतलब ये हुआ कि जो मेमोरी सीपीयू के जितने पास में है, जो मेमोरी सीपीयू के जितने पास में है वो उतनी ही क्या है? फास्ट है। अब जितनी ज़्यादा फास्ट होगी उसको बनाने की कॉस्ट भी उतनी ही ज़्यादा होगी और साइज उसका बिल्कुल ही कम होगा। सो अगर हम लोग तीन पैरामीटर्स को चेक करें, क्या? एक साइज, कास्ट और क्लोज टू सीपीयू। तो सीपीयू के सबसे पास में कौन सी मेमोरी होती है? वो होती है रजिस्टर्स। सबसे महंगी मेमोरी भी रजिस्टर्स और सबसे कम साइज मेमोरी भी रजिस्टर्स। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अब कैचे मेमोरी, इसका साइज बढ़ जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा और ये सीपीयू से उतनी ही दूर हो जाएगी। नेक्स्ट प्राइमरी, साइज और बढ़ेगा, प्राइस और बढ़ेगा और सीपीयू से उतनी ही दूर हो जाएगी। देन सेकेंडरी, इसका साइज और बढ़ेगा, प्राइस और घटेगा और सीपीयू से उतना ही दूर हो जाएगा। अब ऐसे हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, उसमें सेकेंडरी मेमोरी का साइज कितना होता है? ऑलमोस्ट 1 TB। रैम कितनी होती है? 4 GB टू 8 GB। अब उसमें कैचे मेमोरी किसने चेक नहीं किया होगा, लेकिन ये आपको 4 MB या 6 MB इस तरीके से मिलेंगे। और रजिस्टर्स कितने मिलेंगे आपको? ये KB में मेजर किए जाते हैं। सो एक बैलेंस बना रहे कि हमारा जो कंप्यूटर है हम उसकी स्पीड, कास्ट और कैपेसिटी को कंट्रोल कर पाएँ, एक सही सिस्टम बना पाएँ, हमने यूज़ किया मेमोरी हायरार्की का। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि सीपीयू के सबसे पास में रजिस्टर्स होते हैं, कैचे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। नाउ इसको और क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि सपोज आपका एक मोबाइल की एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल है, उसकी प्राइमरी मेमोरी कितनी है? 4 GB है और सेकेंडरी मेमोरी कितनी है? सपोज 120 GB है। अब आप सब ने लाइफ में कभी ना कभी गेम्स तो खेली होंगी और एक गेम बड़ी मशहूर है, पबजी। तो पबजी की क्या खासियत है कि पबजी को रन करने के लिए हमें एक हाई एंड पीसी जो है वो चाहिए होता है। अब देखो ये जो 4 GB की मेमोरी है इसमें से ऑलमोस्ट 2 GB तो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम और अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो पीछे कितनी बची हमारे पास? 2 GB। और सपोज पबजी का साइज है 8 GB कंप्लीट।
अब 8 GB की फाइल क्या 2 GB रैम में लोड होगी? तो आंसर इज यस, वो लोड हो जाएगी। लेकिन उस लोडिंग के दौरान क्या होगा कि जो इंस्ट्रक्शंस बार बार चाहिए होंगी सीपीयू को, सिर्फ वही प्राइमरी के अंदर होंगी जो फ्रिक्वेंटली चाहिए होंगी। जो फ्रिक्वेंटली नहीं चाहिए होंगी वो कहाँ पड़ी होंगी? सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। इस फ्रिक्वेंटली से भी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कैचे में, उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यहाँ पे। अब अगर ये सिनेरियो हो तो हम देखते हैं कि हमारा जो मोबाइल है वो क्या होता है, वो लैग करता है या हैंग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? या फिर आप गेम खेल रहे होते हो और आपने क्या करा, सपोज आप यूज़ कर रहे हो किसका, गन का। अब वेपन को चेंज करके आपने क्या करना है, किसी के ऊपर बम थ्रो करना है। आप गन ले रहे हो, आपने गन को छोड़ के किसी के ऊपर बम फेंकना है। अब जब बम फेंकने जाओगे तो क्या होगा, जैसे ही आप बम के ऊपर क्लिक करोगे वो कुछ सेकंड्स के बाद काम करेगा। क्यों? हो सकता है कि जो आपने, देखो कंप्यूटर के अंदर जो भी हो रहा है वो एक कोड ही है, यानी कि एक डेटा है, एक इंस्ट्रक्शन है, वो कहीं ना कहीं लोड है। अगर तो वो रजिस्टर्स में वो उसको मिल जाएगा बम, जो उसको फेंकना है वो उसको अगर कहाँ मिल जाएगा, रजिस्टर्स में मिल जाएगा, तो एक्शन इंस्टेंटली हो जाएगा। अगर रजिस्टर्स में नहीं मिला तो कहाँ ढूंढेगा सीपीयू? कैचे मेमोरी में। यहाँ नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा? प्राइमरी मेमोरी में। जब उसको प्राइमरी में भी नहीं मिलेगा फिर वो ढूंढने जाएगा सेकेंडरी में। सपोज उसको मिल गया सेकेंडरी के अंदर कि यहाँ पे मेरा क्या पड़ा हुआ, बम पड़ा हुआ, अब मुझे इस बम को लोड करना है प्राइमरी में, क्योंकि जब तक आपका डेटा प्राइमरी मेमोरी में लोड ना हो सेकेंडरी मेमोरी से कोई भी काम नहीं होता है। तो अब उसको लोड करने के लिए वो उसको उठा के यहाँ लेके आएगा, लेकिन जैसे यहाँ लेके आ रहा है यहाँ एक समस्या आ गई। यहाँ समस्या क्या आ गई कि ये रैम फुल है। अब फुल के चक्कर में वो क्या करेगा, इसको लोड नहीं करेगा, वो करेगा, वो क्या करेगा, जो उसको नहीं चाहिए होगा वो वापस यहाँ से उठा के यहाँ लेके चला जाएगा, और फिर इसको यहाँ से आगे और यहाँ से आगे लेके चला जाएगा और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो मोबाइल है, जब हम लोग गेम्स खेलते हैं, हाई एंड गेम्स, वो लैग करता है, हैंग करता है। क्यों? क्योंकि उस सीपीयू को जो अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए होती है वो हमारी ना तो उसको प्राइमरी मेमोरी में मिलती है, ना उसको कैचे मेमोरी में मिलती है, और ना ही उसको वो रजिस्टर्स में मिलती है। वो पड़ी होती है सेकेंडरी स्टोरेज में। फिर सीपीयू को जाना पड़ता है कहाँ, सेकेंडरी स्टोरेज के पास, और फिर सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा और इन्फॉर्मेशन को उठा के लेके आना पड़ता है, फिर जाके एग्जीक्यूट होता है। और वो जो टाइम पीरियड लगा सीपीयू के लिए इंस्ट्रक्शंस लेके जाना सेकेंडरी स्टोरेज से वहाँ, इस टाइम साइकिल को ही हम लोग क्या कहते हैं, लैग कहते हैं। ऐसा नहीं है कि लैग कोई और नई चीज़ है, नो, दिस इज द लैग, कि जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए वो नहीं मिल रही है। आपका मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, वो लैग करेगा ही करेगा। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि मेमोरी हायरार्की किस तरीके से काम करती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम कैसे काम करता है, और लास्ट में कंप्यूटर की मेमोरी हायरार्की क्या है। सो अगर आप लोगों को ये जो वीडियो है ये पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो कंप्यूटर को सीखना चाहता है, आप उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।